अबू सलेम दोषी। जी 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में मुंबई की टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अबू सलेम के साथ मुस्तफा दौसा को भी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन के साथ धमाकों की साजिश रचने और विस्फोट लाने का दोषी करार दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने फिरोज खान, करीमुल्ला शेख और टायर मर्चेंट को भी दोषी करार दिया है, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अब्दुल कयूम को बरी कर दिया। और कोर्ट के फैसले पर सीबीआई के वकील दीपक साल्वे ने कहा है कि अब वो सभी दोषियों के लिए कड़ी सजा की अपील करेंगे। इस समय हमारे साथ सीबीआई के सरकारी वकील दीपक साल्वे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट में जाने देंगे कितने लोगों को दोषी करार दिया गया है और कितने लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है? 7 में से 6 लोगों को दोषी करार कर दिया है। सर, खासकर मुस्तफा डोसा और अबू सलीम का क्या रोल था, थोड़ा समझा सकते हैं आप? मुस्तफा डोसा ने पहले मीटिंग से लेके लास्ट तक वो कंस्पायरेसी में था। अबू सलीम ने वो जो मटेरियल, जो आर्म्स एंड एमिनेशन लाए थे, वो सारे आर्म्स एंड एमिनेशन वाया भरूच बम्बई लाए थे और यहाँ पे अनीस और मुस्तफा के कहने के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इस पूरे मामले में आपने बताया कि दाऊद इब्राहिम से मीटिंग हुई थी, ये इस मीटिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कहाँ हुई थी और कितने लोग शामिल थे? उस मीटिंग में बहुत सारे मुंबई के गैंगस्टर्स थे और दाऊद इब्राहिम था, अनीस इब्राहिम था, एजाज पठान था और बहुत सारे से ये थे। इस पूरे मामले में अबू सलीम को जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनी है, अब क्वांटम सजा को लेकर आप क्या डिमांड करेंगे और बाकी जो कन्विक्शन उसको लेकर क्या सजा की मांग होगी? क्वांटम, जो भी क्वांटम लीगली एप्लीकेबल रहेगा वो हम लोग मैक्सिमम मांगेंगे। अबू सलीम के लिए जो भी लीगली एप्लीकेबल रहेगा वो मांगेंगे। अगर एक्स्ट्राडिशन में 25 ईयर्स है और इफ इट इज नॉट परमिसिबल टू आस्क फॉर, देन आई विल नॉट आस्क। खुद विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, जानना चाहेंगे, आज उस तरीके से फैसला आया है, उसके बाद सजा, हालांकि 19 तारीख को सजा पर बहस होनी, लेकिन कितनी सजा हो सकती, खास तौर पर अगर अबू सलीम की बात करें जिसको प्रत्यर्पण संधि का, जानना ये भी चाहेंगे कि क्या फायदा होगा या नहीं? नजू, देखिए, इस पूरे मामले में सब थोड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अबू सलीम को सजा कितनी होगी। आपको बताना चाहेंगे 2005 में जब अबू सलीम को सीबीआई और भारत सरकार पर्टिकुलर से एक्स्ट्रेडिट कर हिंदुस्तान लाई थी, तो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में साफ तौर पर लिखा गया था पर्टिकुलर और इंडिया के बीच में कि अबू सलीम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ अगर लाइफ टर्म भी होगा तो सजा 25 साल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये तो अहम मुद्दे हैं जिस पर सजा को लेकर जो जज हैं, टाडा कोर्ट के स्पेशल जज जी हैं सनप और सीबीआई के वकील दीपक साल्वी, ये काफी ज्यादा इस पर रिसर्च करेंगे, काफी ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि ट्रीटी के तौर पर वो अब तय करेंगे कि अबू सलीम के खिलाफ कितनी सजा मांगी जा सकती है। आपको नवजोत बताना चाहेंगे 2005 से जब अबू सलीम को गिरफ्तार किया गया है और अभी 2017 यानी कि 12 साल वो अपनी सजा काट चुका है। अगर 25 साल की सजा उसे होती भी है तो 12 साल की सजा वो ऑलरेडी काट चुका है, यानी कि 13 साल की सजा बचती है। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई वकील ने ये इशारा जरूर किया है कि वो लीगल तौर पर ट्रीटी को समझेंगे, उसके बाद ही सख्त सख्त सजा मांगने की जरूरत करेंगे। आज विवेक, आज बाकी के आरोपी हैं विवेक, आज जिस वक्त इन सभी आरोपियों पर फैसला सुनाया जा रहा था, हर आरोपी पर जज साहब ने यह भी कहा कि ये बहुत रेयर मामला है और बहुत ही क्रूरता तरीके से इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया गया है, तो ऐसे में क्या अबू सलीम पर अनलॉफुल एक्ट वाला क्लॉज भी लागू होगा, भले ही उसको प्रत्यर्पण संधि के तहत लाया गया था? काफी टेक्निकल इशू है। इस पे सरकारी वकील का साफ तौर पर कहना है कि जो सेक्शंस उसके ऊपर लगाए गए हैं वो यूएपीए के तहत आता ही आता है, क्योंकि उसमें ये पूरी जो आतंकवादी घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि अबू सलीम, मुस्तफा डोसा, जितनी भी मीटिंग हुई है दाऊद इब्राहिम के साथ, अनीस इब्राहिम के साथ और टाइगर मेमन के साथ, सभी मीटिंग की उसको जानकारी थी और मुस्तफा डोसा और अबू सलीम ने पाकिस्तान से जो भी एक्सप्लोजिव आरडीएक्स जो हथियार आए थे समंदर के रास्ते, पहले गुजरात बारूच आते हैं, बारूच से फिर हिंदुस्तान में, बारूच से फिर मुंबई आते हैं, मुंबई से सारे जो वेपन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अबू सलीम को मुझे आरोप है कि उसने जो आरडीएक्स और जो वेपन्स है वो संजय दत्त के अलावा कुछ और दूसरी लोगों को सप्लाई किया था। तब इस पूरे मामले में कोर्ट ने उन्हें एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर माना है। साफ तौर पर कहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई दुबई पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के साथ, उसमें भी उस मीटिंग की जानकारी थी, उसी के तहत उन्हें दोषी करा दिया गया है। लेकिन सजा को लेकर सरकारी वकील का साफ तौर पर कहना है कि वो रीड करेंगे, लॉ रीड करेंगे, उसके बाद ही वो सजा की मांग कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा की। बिल्कुल, 19 तारीख को इसी पर बहस होनी। आप रहिए हमारे साथ, विवेक हमारे समाचार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद इस पूरे मामले की जांच से जुड़े सीबीआई के एसपी एसएस गली ने कहा है कि कोर्ट ने सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। हम लोग कोर्ट के फैसले से बाध्य हैं और हमारे को
सेटिस्फेक्शन है कि हमारे कन्विक्शन हुई है। हाँ, हमारे प्रयास और ये बहुत इतने सालों की मेहनत जो है ट्रायल में, वो हमारी मेहनत कामयाब हुई है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विवेक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अबू सलेम के साथ कुल 7 लोग थे जिनको दोषी ठहराया, जिन पर फैसला आया, लेकिन उनमें से एक बरी हुआ है, क्या आधार उसका बताया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में 7 आरोपियों पर आज सजा का ऐलान होना था, जिसमें से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। लेकिन एक आरोपी, जिसका नाम अब्दुल कयूम बताया जा रहा है, जो दाऊद इब्राहिम का मैनेजर के रोल पर 1993-1992 में काम करता था, उसमें प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाया कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है, जो वेपन्स का लेन देन है, जो मीटिंग्स हुई, उसकी पूरी जानकारी थी। लेकिन प्रोसिक्यूशन इस मामले में कोर्ट को ये साबित नहीं कर पाया कि अब्दुल कयूम भी इस पूरे मामले में मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सीबीआई वकील है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो हाई कोर्ट में जरूर जाएंगे और इसको जो बरी किया गया उसको चैलेंज जरूर करेंगे। एक और बात नवजोत आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा ट्रायल है वो दूसरा ट्रायल है। पार्ट 1 के ट्रायल में पहले ही 123 आरोपी थे, जिसमें से 100 आरोपी को दोषी करार दिया गया था, जिसमें संजय दत्त शामिल थे। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, ताकि उन्हें भी सजा दिलाई जा सके। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 7 आरोपी मुस्तफा दौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्लाह शेख और अबू सलेम, लेकिन अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया है। बहरहाल बढ़ते आगे, देखिए समंदर के रक्षक। मुंबई से 1000 किलोमीटर अरब सागर के समंदर में एक छोटी सी नाव पर 4 लोग कई दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। भारत के कोस्ट गार्ड्स को जब समंदर में फंसी एक नाव का पता चला, तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल भरा बचाव अभियान चलाया और कोस्ट गार्ड के इस बचाव अभियान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि समंदर में सबसे बड़े रक्षक हैं कोस्ट गार्ड के जांबाज। अरब सागर, दूर दूर तक जितनी दूर भी निगाह जाती थी अथाह समंदर नजर आता था। वहां सिर्फ नीला पानी नजर आता था। इसी समंदर में फंसी थी एक छोटी सी नाव। नाव खराब हो चुकी थी और उस पर फंसी 4 जिंदगियों को अंत सामने नजर आने लगा। नाव पर खाने पीने का सामान तेजी से खत्म हो रहा था। यात्रियों के पास बैटरी भी खत्म होती जा रही थी, जिसके बाद इस छोटी सी नाव का दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट जाता। तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। नाव से की गई कॉल उससे 1000 किलोमीटर दूर मुंबई में कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम तक पहुंच गई और इसके बाद समंदर में खो चुकी एक छोटी सी नाव की तलाश शुरू कर दी गई। समंदर में मौजूद तमाम जहाज एक छोटी सी नाव को खोजने लगे। Somehow, most of the ship which passed through the area, they said that they have not located the boat. अथाह समंदर में गुम नाव का पता नहीं चल रहा था और उसे बचाने का वक्त तेजी से कम होता जा रहा था। कोस्ट गार्ड ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद मुंबई से करीब 1000 किलोमीटर दूर समंदर में गुम हुई उस नाव को खोज निकाला गया। और बताएं कि भारत की कोस्ट गार्ड्स ने पिछले 1 हफ्ते में समंदर में एक से एक मुश्किल बचाव अभियान को अंजाम दिया है। इस दौरान कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसी 40 लोगों की जान बचाई और कोस्ट गार्ड ये कमाल कर पाया है उस कंट्रोल रूम की बदौलत जो समंदर में फंसे किसी भी शख्स की पुकार को सुन लेता है। कोस्ट गार्ड का ये कंट्रोल रूम राहत और बचाव का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। तारीख 9 जून, जगह मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर अरब सागर। भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक बहुत ही मुश्किल राहत अभियान में समंदर में फंसे 4 विदेशी नागरिकों को बचाया। 23 मई को वो सभी एक छोटी सी नाव पर सवार होकर मालदीव से ओमान जाने के लिए निकले थे। लेकिन 8 दिन के सफर के बाद 1 जून को नाव का इंजन खराब हो गया। मौसम भी खराब होने लगा, तेज लहरें उठने लगी। कई दिन बीत गए, हालात तब बदतर हो गए जब नाव में खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। नाव से किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था।
इमरजेंसी के लिए रखी बैटरी भी खत्म होने लगी। अंत में सिर्फ एक बैटरी बची। ऐसे मौके पर ही मुंबई स्थित कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम को नाव के फंसे होने की जानकारी मिली और इसके बाद नाव को खोजने की कोशिशें शुरू कर दी गई। और जैसे ही नाव की सही जगह का पता चला, कोस्ट गार्ड के पश्चिमी बेड़े ने चारों विदेशी नागरिकों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अकेला समुद्र में, यहाँ से समझ लो आप बीच समुद्र में कहीं पड़ी हुई है, रफ सी है जहाँ टॉस एंड टर्न हो रहा है, और उनके पास खाना सिर्फ 4 दिन का बचा हुआ था। तो अगर वो कुछ दिनों के लिए और कोई नहीं मिलता तो इट कुड हैव बीन लीथल, इट कुड हैव बीन वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल दोज पोर पीपल। उन चारों में 3 साउथ अफ्रीका के थे, एक फिलिपिनो क्रू था। बड़े ब्रेव लोग हैं। एक लड़की भी थी साथ में उनके, जो साउथ अफ्रीका की एक लड़की भी थी साथ में। कोस्ट गार्ड का एक जहाज नाव के पास पहुंचा और सभी विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। समंदर में अंजाम दिया गया ये राहत अभियान कोस्ट गार्ड के उन तमाम अभियानों में से एक था जिन्हें हाल फिलहाल में अंजाम दिया गया। पिछले एक हफ्ते में ही कोस्ट गार्ड ने समंदर में 4 बड़े राहत अभियान चलाकर 40 जिंदगियों को बचाया। इन्हीं में से एक ऑपरेशन एक हफ्ते पहले अंजाम दिया गया। समंदर के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस में 3 जिंदगियां फंसी हुई थी। खराब मौसम का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड की टीम इस लाइट हाउस के पास पहुंची और यहां फंसे एक-एक लोगों को हेलीकॉप्टर पर ले आई। सभी लोगों को हेलीकॉप्टर पर पहुंचाने के बाद कोस्ट गार्ड के जाबाज उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आए। पिछले 40 साल में हमने 7,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है समुद्र में। कोस्ट गार्ड एक नेशनल लेवल पे हम सर्च एंड रेस्क्यू के इंचार्ज भी हैं और हर ऑल्टरनेट डे में एक आदमी हम बचाते हैं सी से, जो कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है अपने आप में। भारतीय कोस्ट गार्ड देश की समुद्री सीमा की ही सुरक्षा नहीं करता बल्कि समंदर में फंसे मछुआरों और जहाजों को भी ये बचाता है। पिछले ही हफ्ते तटरक्षकों ने मैंगलोर के पास समंदर में फंसे 7 मछुआरों को एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन अंजाम देकर बचाया। बेशक इस अभियान को कोस्ट गार्ड के जाबाज सिपाही अंजाम देते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल मिशन में सबसे बड़ा किरदार निभाता है कोस्ट गार्ड का कंट्रोल रूम। कोस्ट गार्ड का ये कंट्रोल रूम वेस्टर्न कोस्ट गार्ड के मुख्यालय में है। कोस्ट गार्ड ने इसे MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का नाम दिया है। ये कंट्रोल रूम समंदर में 26 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में होने वाली हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखता है। सबसे पहले हम आपको ये कंट्रोल रूम दिखाना चाहेंगे जिसे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बताया जाता है। और ये जो कंट्रोल रूम है वहीं पर सबसे पहले कोई भी जो डिस्ट्रेस कॉल आता है, कोई भी इमरजेंसी कॉल आता है, वो सबसे पहले इसी कमरे में आता है। ईमेल के द्वारा या फिर जो फ़ोन के जरिए होता है, जो सैटेलाइट फ़ोन होता है, उनके जरिए यहाँ पे पहला कॉल आता है। कॉल आने के बाद ही यहाँ से पूरा एक्शन शुरू होता है। इतने बड़े इलाके पर नजर रखने के लिए कोस्ट गार्ड के इस कंट्रोल रूम को हर तरह की सुविधाओं से लैस किया गया है। सैटेलाइट लिंक के जरिए ये कंट्रोल रूम में अपने तहत आने वाले इलाके की हर हरकत पर निगाह रखता है। यहाँ बड़े बड़े LED लगे हैं जिन पर इलाके में मौजूद हर जहाज की जानकारी और उसकी जगह का पता चलता रहता है। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी लगातार GPS के जरिए समंदर में मौजूद जहाजों के संपर्क में रहते हैं। जब भी कोई जहाज समंदर में फंस जाता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी यही पहुंचती है। जो शिप्स या वेसल्स सी में होते हैं सो उनके अंदर डिस्ट्रेस ट्रांसमिटिंग सिस्टम्स होते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, जहां से कि डिस्ट्रेस अलर्ट रिले होती है एंड थ्रू सैटेलाइट इट फर्स्ट कम्स टू द INMCC एट बैंगलोर एंड वहां से थ्रू नेट हमारे पास MRCC में आती है। सो फर्स्ट रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एट कोऑर्डिनेशन सेंटर इज एट MRCC मुंबई। समंदर में जब भी किसी जहाज के फंसे होने की खबर मिलती है तो कंट्रोल रूम उस जहाज के सबसे पास समंदर में मौजूद अपने बेड़े को इस बारे में बताता है। इसके बाद कोस्ट गार्ड के जाबाज जवान राहत और बचाव अभियान शुरू कर देते हैं। इस काम के लिए कोस्ट गार्ड के पास हेलीकॉप्टर से लेकर प्रशिक्षित लोगों की हर सुविधा मौजूद है। इसके बावजूद बारिश के मौके पर समंदर में ऐसे राहत अभियान चलाने आसान नहीं होते। मॉनसून के टाइम में जनरली जो हमने देखा है कि
जो अनसीवर्दी शिप्स होते हैं, जिनके हल की कंडीशन अच्छी नहीं होगी या जिनके मशीनरी की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। देन बिकॉज ऑफ रफ सी, बिकॉज इतना शिप रोलिंग एंड पिचिंग करता है, देयर इज बाउंड टू बी सम मशीनरी ब्रेकडाउन्स। सो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रेस विच वी गेट विद रिस्पेक्ट टू मर्चेंट वेसल इज अबाउट मशीनरी ब्रेकडाउन। लेकिन समंदर में चुनौती कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, अगर कंट्रोल रूम तक किसी भी जहाज के फंसे होने की खबर मिल जाती है तो कोस्ट गार्ड के जवान मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही वजह है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत के कोस्ट गार्ड समंदर में सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर एक काउंटर के अंदर रखा प्रिंटर उठाकर फेंकने की कोशिश करते दिखे। आरोप है कि उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ से बदसलूकी की, जिसके बाद इंडिगो समेत 6 एयरलाइंस ने दिवाकर रेड्डी को नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया, जिसका मतलब यह है कि अब दिवाकर रेड्डी इन एयरलाइंस के विमानों में सफर नहीं कर पाएंगे। एयरलाइंस ने टीडीपी सांसद के खिलाफ ये कार्रवाई इसीलिए की क्योंकि उन पर इंडिगो एयरलाइंस के साथ स्टाफ के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। गुरुवार सुबह विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर सांसद के एयरलाइंस स्टाफ के साथ हुई नोकझोंक की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हो गई। आरोप है कि सांसद ने स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और काउंटर पर रखे प्रिंटर को उठाकर फेंकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक दूसरे वीडियो में सांसद रेड्डी एक कर्मचारी को धक्का देते नजर आ रहे हैं। सांसद एयरलाइंस स्टाफ पर इसलिए भड़क गए क्योंकि उन्हें बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया गया था। इसकी वजह से यह थी कि सांसद रेड्डी फ्लाइट पकड़ने के लिए विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचे थे। दिवाकर रेड्डी को विशाखापट्टनम से हैदराबाद की फ्लाइट पकड़नी थी। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को सुबह 8:10 पर उड़ान भरनी थी, जबकि रेड्डी सुबह करीब 7:40 पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पहुंचे। इंडिगो के स्टाफ ने उन्हें देरी से आने पर बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया। नियम के मुताबिक उड़ान से 45 मिनट पहले चेक इन काउंटर बंद हो जाते हैं और सांसद रेड्डी फ्लाइट उड़ने से करीब 30 मिनट पहले पहुंचे थे। लेकिन टीडीपी सांसद नियमों की अनदेखी कर हर हाल में फ्लाइट पकड़ने पर आमादा थे। एयरपोर्ट पर काउंटर पर घुसकर हंगामा करते दिखे सांसद अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारने लगे। Somebody I don't know. He is having some badge, that's all I know that person. He has gone there and he returned after 10 minutes. He said, sir, they don't want to give any boarding pass to you. हैदराबाद में जब सांसद से उनके घर के बाहर मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की तो वो सवालों से बचते नजर आए, जबकि अपने स्टाफ के साथ बदसलूकी करने के आरोप में इंडिगो एयरलाइंस ने सांसद दिवाकर रेड्डी पर पाबंदी लगा दी। इंडिगो के बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर, जेट एयरवेज और विस्तारा एयरलाइंस ने भी सांसद रेड्डी पर सख्त रवैया अख्तियार किया है और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर अपनी उड़ानों में सफर करने पर रोक लगा दी। टीडीपी संसद से जुड़े इस मामले को नागरिक उड्डयन मंत्री ने गंभीरता से लिया और घटना की जांच के आदेश दिए। इस सभी सांसदों को, विधायकों को जो संस्थाओं के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन से उनको ओबे करना चाहिए। लेट नहीं आना चाहिए, अगर लेट आए हैं तो उसमें बदतमीजी करने की कोई बात नहीं है। ये दूसरी बार है जब टीडीपी सांसद पर एयरपोर्ट पर हंगामा करने का आरोप लगा है। पिछले साल अक्टूबर में विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर भी रेड्डी ने एयर इंडिया के दफ्तर में हंगामा किया था। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बाद 3 महीने में ये दूसरी दफा है जब कोई सांसद एयरपोर्ट कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी के मामले में घिरा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में जारी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर जुनैद मट्टू को घेर लिया है। घाटी में आतंक का दूसरा नाम माना जाने वाला जुनैद मट्टू घिर गया है। इलाके में सीआरपीएफ, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स की संयुक्त कार्रवाई जारी है। मट्टू के साथ ही 2 और आतंकी भी गिर गए हैं। जुनैद मट्टू सेना की हिटलिस्ट में है और जुनैद मट्टू पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया है। इसी बीच आतंकियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद एहतियातन कुलगाम और अनंतनाग में इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। जुनैद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा कमांडर है। जुनैद कुलगाम का रहने वाला है और 2014 में कॉलेज छोड़कर आतंकी बन गया। महज 20 साल की उम्र में आतंकी बने जुनैद पहले भी कई बार सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका है।
जुनैद मट्टू को दूसरा बुरहान वानी भी कहते हैं। मई में भी सुरक्षा बलों ने मट्टू को घेरा था, लेकिन वो तब चकमा देकर फरार हो गया था।